बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 का जो लकी ड्रा होने जा रहा है इसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या शराइत हैं, कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है, और इसके अलावा जो है ना वो कितनी फ़ीस लगेगी, इसका क्या प्रोसेस है, इसमें जो टेस्ट हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, और कौन कौन से टेस्ट जो है ना वो आपने देने होते हैं, और कौन से जो सेंटर वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो फिज़िकल कौन सी चीज़ें जो है ना फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है। में हम ये भी देखेंगे कि कौन से लोग जो है ना इसमें अप्लाई करें और कौन से लोग जो है ना इसमें अप्लाई ना करें। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें दर्जा झैल लोग थे जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें कुछ फिज़िकल हमने देखना था, इसके अलावा कुछ जो है ना वो इंटरनल कोई इशू ना हो किसी बंदे को, जैसे कोई हेपेटाइटिस है, या फिर इसके अलावा कलर ब्लाइंड एक टेस्ट होता है, तो उस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो ये सारे जो ना करने के बाद फिर ही आप लोग इस पर अप्लाई करें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट आई है इसके मुताबिक जो है ना रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने की जो डेट है वो क्या है और क्या तरीकाकार है उसका। तो इसमें सबसे पहले ऊपर उसने बताया हुआ है कि इसमें पहले मरले में आपने ईपीएस टेस्ट टॉपिक जो है ना वो पास करना है, और साथ रंगों में फ़र्क का टेस्ट यानी कि जिसको कलर ब्लाइंड हम कहते हैं वो आपने पास करना होता है। इसके बाद दूसरा मरला आता है जिसमें स्किल टेस्ट होता है, वो पास करना होता है। फिर इसके बाद जो है ना वो तीसरा मरला ये होता है कि आपने फॉर्म वगैरह जो है ना वो सबमिट करवाना होता है। तो इस सारे को हम सीक्वेंस में एक तरतीब में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने करवानी होती है प्री रजिस्ट्रेशन। फ्री का मतलब ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपकी लकी ड्रॉ के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो नाम है वो आ गया और आप कोरिया का टेस्ट दे सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि लकी ड्रॉ में आपने ही हिस्सा लेना है। अगर आपका लकी ड्रॉ में नाम आता है तो फिर उसके बाद जो है ना आप फिर दूसरी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जिसके साथ आपका टेस्ट का शेड्यूल आता है। तो सबसे पहले इसकी जो डेट है वो 14 मार्च से लेके 28 मार्च 2025 तक जो है ना वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीकाकार नीचे लिखा हुआ है, वो हम देखते हैं बाद में। उसके बाद जो है ना लकी ड्रा का ऐलान, कुरानदाजी का ऐलान जो है ना वो 11 अप्रैल 2025 को होगा। उसके बाद 14 से लेके 23 अप्रैल तक जो है ना वो आप दूसरी जो रजिस्ट्रेशन होती है, पहले वाली प्री रजिस्ट्रेशन थी लकी ड्रा की, और ये जो रजिस्ट्रेशन होगी ये टेस्ट की रजिस्ट्रेशन होगी, वो 14 से लेके 23 अप्रैल तक आप करवा सकते हैं। उसके बाद कोरियन ज़बान का शेड्यूल का ऐलान होगा 15 मई को, और 15 मई के बाद फिर जो है ना वो आगे शेड्यूल जारी हो जाएगा। जो टेस्ट है वो मई से लेके अगस्त तक जाएंगे। तो जो टेस्ट का शेड्यूल है वो मई से लेके अगस्त तक होगा। ये टेस्ट जो है ना ये कराची या फिर इस्लामाबाद सेंटर में होता है। इसके बाद 27 अगस्त 2025 को इसका जो है ना वो नतीजा यानी कि इसका रिजल्ट आएगा कि कौन से लोग जो है ना वो इसमें पास हैं, कौन से लोग इसमें फेल हैं। तो ये जो है ना ये पहला जो है ना वो टेस्ट है उसके मतलब है। अगर आप लोग ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास कोई इजाफी सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कोई स्किल है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने होते हैं, उनकी वो तस्दीक करते हैं। और उसके बाद जो ना वो स्किल टेस्ट का दूसरा मरला जिसको कहते हैं उसका शेड्यूल आएगा 10 सितंबर को। 10 सितंबर को वो जो ना शेड्यूल आएगा, और सितंबर के अंदर ही स्किल टेस्ट जो है ना वो होगा। स्किल टेस्ट में इंटरव्यू आता है, इसके अलावा जो है ना वो मुख्तलिफ फ़िज़िकल आपकी ताकत वगैरह चेक करते हैं। इसके अलावा गेम्स होती हैं, इंटेलिजेंस गेम्स भी उनको कहा जाता है, तो वो होती हैं स्किल टेस्ट में। वो करने के बाद 15 अक्टूबर 2025 को जो फाइनल रिजल्ट है दोनों का मिला के, एक जो टेस्ट है वो आपका होगा कंप्यूटराइज टेस्ट, जिसमें बुक्स के रिलेटेड टेस्ट होगा, कोडिंग वोकेबलरी के रिलेटेड टेस्ट होगा, और दूसरा जो ना वो स्किल टेस्ट होगा। तो उन दोनों को मिला के 15 अक्टूबर 2025 को फाइनल रिजल्ट इसका अनाउंस होगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कोरियन जबान का इम्तिहान ईपीएस टॉपिक कराची और इस्लामाबाद होगा। यानी कि दो ही इसके सेंटर बनते हैं, इस्लामाबाद या फिर कराची, जो कंप्यूटराइज टेस्ट होता है उसके लिए। जबकि स्किल टेस्ट एचआरडी कोरिया की जानब सिर्फ इस्लामाबाद में लिया जाएगा, जबकि स्किल टेस्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। उसके बाद वो कहता है कि शेड्यूल या फिर जगह जो है ना ये चेंज की जा सकती है, लेकिन ये मामला जो है ना वो साथ साथ आपको वेबसाइट पे अपडेट करते रहते हैं। तो उसके बाद नीचे अहलियत हम देख लेते हैं कि कौन से लोग जो ना वो इसको अप्लाई करने के अहल हैं और कौन से नहीं। अब ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले उन्होंने उम्र की हद दी हुई है कि तरीके पैदाइश आपकी 15 अप्रैल 1985 से लेके 14 अप्रैल 2007 के दरमियान होनी चाहिए।
यानी कि 1985 से कम ना हो, यानी कि 1984 वाला बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, और 2007 के बाद यानी कि 8 वाला बंदा भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि 18 से कम नहीं एज होनी चाहिए आपकी, और 40 से जो है ना वो ज़्यादा ना हो। 18 से लेके 40 के दरमियान वाले जो लोग हैं ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दरख्वास्त देने के लिए ज़रूरी है कि वो अदालत से सजा याफ्ता ना हो, यानी कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो, कोई कानूनी कार्रवाई ना हुई हो। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि दरख्वास्त देने के लिए ज़रूरी है कि जनूबी कोरिया में गैर कानूनी तौर पर ठहरे ना हों, यानी कि आप लोग पहले कोरिया में इलीगल तरीके से रह के ना आए हों। ये तीसरा पॉइंट है। तो ये भी क्लियर है, जाहिर सी बात है लोग वही अप्लाई करेंगे जो कोरिया जाना चाह रहे हैं, पहले नहीं गए हुए। उसके बाद चौथा पॉइंट है इसका कि एप्लीकेंट के लिए ज़रूरी है कि इनका नाम पाकिस्तान से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर ना हो, यानी कि इनका नाम ईसीएल में ना हो। ईसीएल का मतलब ये है कि बाज़ लोगों के नाम ईसीएल में होते हैं कि वो कंट्री को आउट नहीं कर सकते, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, तो आपका जो नाम है ना उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि एप्लीकेंट के रंगों में इम्तियाज़ कर सकते हों, जिसको कलर ब्लाइंड कहते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है। कलर ब्लाइंड का मतलब होता है कि कलर्स में आपने फ़र्क करना होता है। वो आपको कुछ नंबर देते हैं, ऐसे लिखा होता है नंबर 1, 1, 5, तो ये मुख्तलिफ कलर्स के मिलके बने होते हैं, तो कहते हैं बताएं ये कौन सा नंबर है। तो अगर आपको कलर ब्लाइंड होगा तो आप सारे कलर वो देख नहीं सकते, इसलिए वो नंबर जो है ना वो पढ़ा नहीं जाता, तो इसको कहते हैं कलर ब्लाइंड होना। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है कि वो लोग हरगिज़ इसमें अप्लाई ना करें जिनको कलर ब्लाइंड है, क्योंकि कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है बाद में। तो अगर आपका ईपीएस टेस्ट पास हो जाता है लेकिन कलर ब्लाइंड का आपको इशू है तो वो टेस्ट भी किसी काम का नहीं, फिर आपकी वो सारी मेहनत, सारे पैसे, सारा वक्त जो है ना वो ज़ाया होगा। इसलिए लाजमी पहले जो है ना वो आप कलर ब्लाइंड जो है ना वो अपना चेक करें। उसके बाद अपना फिज़िकल टेस्ट जो है ना, आपकी कोई हड्डी ना टूटी हो, नीचे उसने लिखा हुआ है किसी भी किस्म की जिस्मानी मजबूरी बशमूल हाथ पाँव की कटी हुई उंगलियां, यानी कि कोई जिस्मानी मजबूरी ना हो, डिसेबल पर्सन ना हो, उसकी उंगलियां जो ना वो कटी हुई ना हो, या रीढ़ की हड्डी के मोड़े हिले हुए या टीबी हो, ऐसे अफराद दरख्वास्त देने के लिए अहल नहीं। तो ये सारी जो भी बीमारियां हैं, ये सारी ये जो चीज़ें हैं, इन सबको आप देख के ही अप्लाई करें। अगर आपको ये इश्यूज़ नहीं हैं तो फिर आप अप्लाई करें, अगर हैं तो फिर आप अप्लाई ना करें। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका मेडिकल ही पास नहीं होगा, तो फिर आपको फ़ायदा कोई नहीं है। लास्ट पॉइंट, ऐसे अफराद कोरिया में 5 साल या जायद काम या अरसा गुजार चुके हैं दरख्वास्त देने के अहल नहीं। वो लोग जो पहले ही कोरिया में रह चुके हैं, 5 साल पहले वो वर्क परमिट पे गए थे और 5 साल मुकम्मल कर चुके हैं, वो ये एप्लीकेशन देने के काबिल नहीं है, यानी कि ये फ्रेश लोगों के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप गौर से पढ़ें। अगर आप इन सब में पास हैं, आपको इनमें से कोई मसला नहीं है, तो फिर ही आप इसमें अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर आपको कोई मसला बनता है, कोई समझ नहीं आती, तो आप लोग जो ना वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। दोबारा दरख्वास्त देने का तरीका ये हम देख लेते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन HRD कोरिया की जानब से की जाने वाली कूड़ा अंदाजी रजिस्ट्रेशन में दरख्वास्त देने के लिए कंप्यूटराइज पासपोर्ट का होना लाजमी है। पासपोर्ट के बगैर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 2 पे कहता है प्री रजिस्ट्रेशन में शामिल होने के लिए OEC की वेबसाइट www.oec.gov.pk के ज़रिए ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट को ओपन करें, इस पर लिंक मौजूद होगा, वहाँ पे जाके ये जो लिंक है ना ये 14 तारीख को ओपन होगा, तो आप जाके इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आता तो आप किसी शॉप पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, या आप लोग हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। नाम को मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज में, मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक कैटेगरी है, उसमें असेंबली, फिर उसके बाद मेजरमेंट यानी कि पैमाइश, या जॉइनिंग यानी कि जोड़ने में से किसी एक का इंतखाब करना होगा जो तब्दील नहीं होगा। तो ये उनकी कैटेगरीज हैं जॉब्स की, इनमें से किसी एक का अपने इंतखाब करना होता है। इस साल जो थी वो इसके अलावा जैसे फ़िशिंग में, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में भी आई थी, लेकिन इस साल फ़िलहाल जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग का एक कोटा आया है, तो इसको ही आप लोग जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान की आवाम के लिए सहूलत के लिए OEC कराची ऑफिस में PS टॉपिक CBT लैब का क़याम अमल में आ चुका है। तो ये सिंध और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए कराची में लैब जो है ना वो बनाई गई है। लिहाजा कराची में कोरियन ज़बान का टेस्ट देने के ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात प्री रजिस्ट्रेशन के लिए
ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त टेस्ट के मकाम में कराची मुंतखब करें। यानी कि पहले इन लोगों को इस्लामाबाद आके टेस्ट देना पड़ता था, अब ये जो लोग हैं ना ये अपने करीबी सेंटर कराची में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे ही अप्लाई करें। उसके बाद कोरियन ज़बान के टेस्ट का मुकाम हरगिज़ काबिल तब्दील ना होगा। जो आपने सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है आपने वहीं पे जाके टेस्ट देना है, आप बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ओईसी की दरख्वास्त फ़ीस मबलग 1000 रुपये, ओईसी की ऑफिशियल अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है। तो प्री रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो 1000 है। तो ये एक चलान जो है ना ये मैं बाद में बताऊंगा इसको कैसे आपने फिल करना है। तो वो चलान आप अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करके, अगर आपको नहीं मिलता तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप ले सकते हैं। वो आपने फिल करके अपना नाम, उस पर आईडी कार्ड नंबर वगैरह लिख के, डेट लिख के, तो किसी भी एचबीएल बैंक की ब्रांच में जाके आपने वो 1000 जो है ना सबमिट करवाना है। और साथ जो है ना वो आपने उसकी एक कॉपी जो रसीद है वो लेनी है, वो रसीद आपने संभाल के रखनी है। ओईसी की दरख्वास्त फ़ीस 1000 रुपये की अदायगी ना करने या जल्दसाजी करने वाले अफराद को नाअहल तस्वर किया जाएगा। यानी कि जो लोग फ़ीस नहीं अदा करेंगे या फिर दो नंबरी इसमें करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ भी जो ना वो के खिलाफ कोई ना कोई वो कार्रवाई लाजमी करेंगे और 2 साल की पाबंदी आयद की जाएगी। वो 2 साल के लिए लोग जो ना अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बैंक चलान फार्म ओईसी की वेबसाइट पर दस्तियाब होगा। तो ये वही फार्म है, इसको मैं बताऊंगा ये फार्म कौन सा है, इसको कैसे आप लोगों ने फिल करना है। तो वेबसाइट से ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है दरख्वास्त पर दर्ज मालूमात यानी कि नाम, तारीख़ पैदाइश और जिन्स वगैरह कोरिया में मुलाजमत के लिए होंगी जो किसी भी सूरत में काबिल तब्दील नहीं होंगी। यानी कि चलान फार्म के ऊपर आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जो जेंडर है कि आप मेल हैं फीमेल हैं, आपने उसको अच्छी तरह जो ना वो फिल करना है ताकि उसमें कोई गलती ना हो। तो ये जो ना कोरिया के जॉब के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप जहन में रखें। उसके बाद कुरानंदाजी में कामयाब होने के बावजूद मदरजा ज़र रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले उम्मीदवार पर एचआरडी की जानब से आइंदा 2 साल के लिए इस निज़ाम के तहत अप्लाई करने पर पाबंदी आयद की जाएगी। यानी कि वो लोग जिनका नाम लकी ड्रा में आ जाता है फिर वो आगे मज़ीद रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तो फिर उन पे 2 साल की पाबंदी होगी कि वो अब लकी ड्रा में अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपका लकी ड्रा में नाम आता है तो फिर आपने नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन होती है वो लाजमी करवानी है। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार, अगर आपका नाम लकी ड्रा में आ जाता है तो फिर उसके बाद जो है ना वो आपने क्या करना है वो नीचे हम देख लेते हैं। एचआरडी कोरिया की फ़ीस मबलग 28 अमेरिकी डॉलर के मसावी पाकिस्तानी रुपये। यानी कि अगर आपका नाम लकी ड्रा में आ जाता है तो उसके बाद फिर मज़ीद आपने 28 अमेरिकी डॉलर, और ये पाकिस्तानी जो है ना तकरीबन 8400 रुपये बनेंगे। अगर आप 300 को ज़रब देते हैं 28 के साथ तो ये तकरीबन 8400 रुपये बनते हैं। ये 8400 मज़ीद जो फ़ीस है इसका चलान फार्म फिल करके आपने एचबीएल में जो है ना एचबीएल बैंक में सबमिट करवाना है। तो उसके बाद फ्रेश रंगीन फ़ोटोग्राफ जो ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, आपने अपनी पिक्चर्स बनानी है, फ़ोटोग्राफ जो है ना वो फ्रेश हो आपकी, उसका साइज़ आगे उसने ये बताया हुआ है, ये खुद ही वो सारे का सारा ऊपर जाके सेट हो जाता है वेबसाइट पे। तो जो पिक्चर है उसके लिए ज़रूरी है कि आपने टोपी, पगड़ी, ऐनक के बगैर या सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ हम कपड़े सफ़ेद ना हो। यानी कि ना तो आपने सफ़ेद कपड़े पहन के पिक्चर बनानी है, ना टोपी, ना पगड़ी, ना ऐनक, और जो इसकी बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होनी चाहिए। तो पिक्चर आपकी जो है ना वो ऐनक, कैप या फिर पगड़ी के बगैर होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है कंप्यूटराइज पासपोर्ट की बेहतरीन कलर स्कैन कॉपी भी जो ऑनलाइन अपलोड करनी है। तो ये आप किसी भी शॉप पे जाएं या कैम स्कैनर से इसको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता तो ये आप किसी भी शॉप पे जाएं तो वो ये आपको काम कर देंगे। एक्सपायर्ड कंप्यूटराइज पासपोर्ट भी काबिल कबूल है। तो अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन वो एक्सपायर हो गया तो वो भी चलेगा, उसके बाद आप इसको रीन्यू करवा सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट होना आपका ज़रूरी है। पासपोर्ट का नंबर चूँकि उन्होंने लिखना होता है। उसके बाद है ऑनलाइन दरख्वास्त पर दर्ज मालूमात यानी कि नाम, तारीख पैदाइश, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर और जो जेंडर है वो आपने हरगिज़ हरगिज़ जो ना वो गलत नहीं लिखना। अगर ये गलत होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जब ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, 8400 रुपये आपने फ़ीस जमा करवानी है। ये रजिस्ट्रेशन आप जो है ना लाहौर या इस्लामाबाद कहीं भी जाके करवा सकते हैं।
तो ये रजिस्ट्रेशन के बाद जो पहला मरला होता है वो ज़बान का टेस्ट होता है, कोरियन लैंग्वेज का। इसको कंप्यूटराइज टेस्ट भी कहते हैं। तो ये आप लोगों का इस्लामाबाद में या फिर जिन लोगों को कराची नज़दीक है वहाँ पे टेस्ट होगा, तो वहाँ पे जाके कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन ये टेस्ट होता है। उस टेस्ट का जो दौरानिया जो टाइम होता है वो 50 मिनट का आता है। उसमें 40 जो है ना वो सवाल आते हैं। उसमें से जो 20 सवाल हैं वो सुनने वाले होते हैं, 20 सवाल जो है ना वो पढ़ने वाले होते हैं। 20 सवाल जो है ना उनको पढ़ के आपने उनके आंसर टिक करने होते हैं। एमसीक्यूज टाइप ये सवाल होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 ऑप्शन में से आपने कोई एक ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करना है। जो 20 सवाल आपको पहले आएंगे उन 20 सवाल को पढ़ के आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। बाद में 20 सवाल जो आएंगे उनको आपने सुन के उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो ये जो टेस्ट होता है ये बगैर किसी वक्फे के होता है, यानी कि मुसलसल 50 मिनट के अंदर ये मुकम्मल आपका टेस्ट हो जाता है। तो ये मज़ीद इसकी डिटेल हम अपलोड करेंगे बाद में। उसके बाद कहते हैं उम्मीदवार को पहले मरले में कामयाब होने के लिए कम से कम 55% नंबर लेने होंगे। 55% का मतलब ये है कि अगर जो टेस्ट है ये 200 नंबर का होता है तो पास होने के लिए कम से कम 110 नंबर का होना ज़रूरी है। तो ये पास होने के लिए 110 नंबर लेना ज़रूरी है। उसके बाद जो मेरिट है ये आपका 110 से ज़्यादा भी लग सकता है, 120, 30, 40, वो डिपेंड करता है कि मेरिट कितना लगता है। लेकिन पासिंग मार्क्स जो उन्होंने रखे हुए हैं मिनिमम वो 55% है। उसके बाद वो कहता है कि टेस्ट की तैयारी के लिए ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से आप बुक्स डाउनलोड करें और इनकी तैयारी करें। अगर आपको बुक्स नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट करें, बताएं, हम आपको बुक्स का लिंक या फिर PDF फाइल में बुक्स जो है ना वो सेंड कर देंगे। दूसरा मरला है इसका, पहले मरले में कामयाब उम्मीदवार का दूसरे मरले में स्किल टेस्ट। अब पहला टेस्ट जो है ना वो EPS टॉपिक यानी कि लैंग्वेज का टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट जो है ना वो स्किल टेस्ट होता है। तो उसमें भी कामयाब होना ज़रूरी होता है, जिसमें जिस्मानी ताकत की जांच, इसमें जो है ना वो फिज़िकल टेस्ट होता है, कुछ कुछ वज़न आपसे उठवाते हैं या फिर इसके अलावा कोई फिज़िकल टेस्ट वगैरह वो करते हैं। इंटरव्यू और बुनियादी महारत की तशखीस शामिल है और कुछ गेम्स वगैरह होती हैं ये आपने करनी होती हैं। साल 2025 के नए स्किल टेस्ट की तैयारी में मदद करने के लिए मदरजा लिंक विज़िट कीजिए। तो ये लिंक जो है ना ये ओपन करके आप स्किल टेस्ट जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन स्किल टेस्ट आप तब ही देंगे जब आप EPS टेस्ट जो है ना वो पास करेंगे। तो पहले नंबर पे आपने EPS टेस्ट की तैयारी करनी है, उसके बाद फिर आपने स्किल टेस्ट का सोचना है। उसके बाद है इख्तियारी मरला। इख्तियारी मरले में अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह कोई इजाफी स्किल है तो ये सर्टिफिकेट के जो 5 नंबर उन्होंने इजाफी दिए होते हैं वो स्किल टेस्ट के अंदर शामिल होते हैं। तो वो आप लोगों ने पहले जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे वो इसी दफ्तर में जाके जमा करवाने होते हैं। फिर वो इसकी जांच पड़ताल करते हैं। अगर आपके पास वाकई ही वो जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होता है तो फिर आपको इजाफी 5 नंबर मिलते हैं। उसके बाद है इंतहाई अहम नोट, तवज्जो फरमाएं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद है टेस्ट के दिन दाखिला KLT टिकट। KLT टिकट बेसिकली जब आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन को आते हैं 8,400 रुपया फ़ीस जमा करवाएंगे लाहौर या इस्लामाबाद में जाके, तो वो आपको एक स्लिप देंगे। उसके ऊपर आपका KLT नंबर जैसे रो नंबर स्लिप होती है हमारे यहाँ पे वो होता है, और असल पासपोर्ट लाना लाजमी है। तो पासपोर्ट भी आपने साथ लेके जाना टेस्ट वाले दिन। एक KLT स्लिप और दूसरा पासपोर्ट, ये दोनों के बगैर टेस्ट जो है ना वो आपका नहीं होगा। आगे कहते हैं टेस्ट देने वाले उम्मीदवार को वक्त मुकर्रर से 1 घंटा पहले जो है ना वो टेस्ट सेंटर में मौजूद होना चाहिए। यानी कि टेस्ट अगर आपका 9 बजे तो आपने 8 बजे, अगर 10 बजे तो 9 बजे वहाँ पे पहुँचना है। टेस्ट शुरू होने के बाद आने वाले उम्मीदवार को टेस्ट देने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। अगर आप लेट होंगे तो फिर आपसे टेस्ट नहीं लिया जाएगा। HRD कोरिया की जानब से ऐलान करदा नताइज को हतमी तस्वर किया जाएगा। यानी कि जो ऐलान होगा वो हतमी होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती। ना आप कोई चैलेंज कर सकते हैं किसी अदालत में जाके और ना ही आप कोई रिट वगैरह कर सकते हैं। अगर उम्मीदवार मुहैया करदा मालूमात को कागजात में गलत बयानी करता पाया गया, किसी किस्म की धोखाधड़ी करता है, तो HRD कोरिया की जानब से मज़कूरा अमल मनसूख करने के साथ साथ 4 साल की नाअहली भी लागू की जाएगी। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं उसमें कोई गलत बयानी आपने की है तो फिर वो आप पे 4 साल की पाबंदी भी लगा देंगे, साथ साथ आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो भी रिजेक्ट कर देंगे। जनूबी कोरिया पॉइंट सिस्टम बराए एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम पास कर लेना कोरिया में मुलाजमत या वीज़े की गारंटी नहीं। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। कहता है टेस्ट पास कर लेना इस बात की गारंटी नहीं कि आपका जो वीज़ा है वो 100% आएगा। वीज़ा आपका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसका दौरानिया होता है 2 साल का। 2 साल के अंदर अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर आप लोग एक्सपायर होंगे। फिर ये सारा प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ेगा। और इस सारे सिस्टम में
17 ममालिक यानी कि 17 कंट्रीज़ जो है ना वो शामिल हैं पाकिस्तान को मिला के, जहाँ से कोरियन आजरा अपनी ज़रूरियात और तरजीहात की बुनियाद पर वर्कर्स का इंतखाब करते हैं। यानी कि जब आप लोग टेस्ट वगैरह पास कर लेते हैं, अपनी फ़ाइल वगैरह जो है ना वो ओके करके कोरिया भेजते हैं। कोरिया जाने के बाद फिर वहाँ पे जो आजर होते हैं उनको जिन जिन लोगों की ज़रूरत होती है वो अपनी मर्ज़ी से उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको उनमें नाम आ जाता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर मज़ीद आपको वेट करना होगा। कोरियन आजर के अलावा कोई शख्स या अदारा वर्कर के इंतखाब में किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखता। कोरियन आजर जो होते हैं उनके अलावा कोई और शख्स या फिर कोई और अदारा जो ना वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकता या वीज़ा वगैरह नहीं दे सकता। अगर कोई बंदा कहता है कि आप मुझे पैसे दें तो ये फिर दो नंबरी हो गए। तो ये सारा था जो 2025 में लकी ड्रॉ होने जा रहा है उसके मतलब। इसमें बार बार जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो आपके पास टाइम है कि 14 से लेके 28 तारीख तक इसका आपने जो है ना प्री रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो उससे पहले जो है ना वो आप लोग कलर ब्लाइंड टेस्ट, अपना जो फिज़िकल टेस्ट है, इसके अलावा जो ना ये हेपेटाइटिस का टेस्ट हो गया, टीबी का टेस्ट हो गया, ये आप लोग लाजमी करवाएं। अगर आपको कोई इशू है तो फिर आप लोग अप्लाई ना करें, इस प्रोसेस में ना आए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है और सारा कुछ करने के बाद अगर आपका मेडिकल फेल हो जाता है तो फिर ये बहुत दुख की बात होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो आप लाजमी कमेंट में पूछें। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर रब्ता करें। तो बाकी इंशाल्लाह मैं अपडेट आपको करता रहूँगा साथ साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।